चलिए आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं और बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शायद सबसे विस्फोटक, सबसे नाटकीय मोड़ की। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो वक्त था जब पूरे देश ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आखिरी और सबसे जोरदार चुनौती दी थी। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक पूरे देश को करो या मरो का नारा देकर जगाया जाता है और फिर अगले ही पल उसके सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है। साल था 1942। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में थी और भारत के अंदर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा भरा हुआ था। हालात बिल्कुल उबलने की कगार पर थे। देखिए, ये दबाव एक दिन में नहीं बना था। 1939 में भारत को बिना उसकी मर्जी के वर्ल्ड वॉर II में धकेल दिया गया। फिर 1941-42 तक जापानी फौजें भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन वो भी खाली हाथ लौटा। और इन सब के ऊपर से देश में महंगाई आसमान छू रही थी। खाने पीने की चीज़ों की कमी थी। मतलब हर तरफ से एक तूफान घिर रहा था। तो ये जो आंदोलन था, ये पहले के आंदोलनों से बिल्कुल अलग था, एकदम अलग। ये 1920 के असहयोग या 1930 के सविनय अवज्ञा जैसा नहीं था, जहां मकसद कुछ सुधार करवाना होता था। नहीं, इस बार लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अंग्रेजों की पूरी और फौरन वापसी। ये कोई कंट्रोल किया हुआ आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक आर या पार की लड़ाई थी। और सबसे बड़ी बात, इसे पहले से ये मानकर डिजाइन किया गया था कि ये लीडरलेस होगा, क्योंकि सबको पता था कि सारे नेता तो गिरफ्तार हो ही जाएंगे। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में, इसकी धुरी में थे महात्मा गांधी, जिनकी खुद की सोच में एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका था। बातचीत और मुलाकातों के सारे रास्ते जब बंद हो गए तो गांधी जी का सब्र भी जवाब दे गया। मई 1942 में उनका ये कहना कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो या फिर अराजकता के लिए, ये दिखाता है कि वो अब किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं थे। वो आज़ादी के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार थे। और फिर आई वो तारीख, 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने देश को एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र दिया, करो या मरो। उन्होंने साफ कहा, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक्शन का एक सीधा बुलावा था। इस एक लाइन ने पूरे देश में जैसे करंट दौड़ा दिया। इस नारे के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो किया, उसकी उम्मीद तो थी, लेकिन उनकी उस कार्रवाई ने इस आंदोलन को एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसकी शायद अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 9 अगस्त की सुबह सूरज उगने से भी पहले अंग्रेजों ने अपना दांव चला। गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को एक झटके में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा बस आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सांप का सिर ही कुचल दिया है। लेकिन अब सवाल ये था कि जब सारे नेता जेल में हैं, तो क्या आंदोलन यहीं दम तोड़ देगा या फिर कोई और इसकी कमान संभालेगा? और इसका जवाब जो मिला वो कमाल का था। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका असली रूप तो अब सामने आया था। ये एक सच्ची जन क्रांति बन गई। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए और लीडर बन गए। फैक्ट्रियों में मजदूरों ने काम बंद कर दिया। गांवों में किसानों ने और शहरों में आम लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। जो एक सोचा समझा विरोध प्रदर्शन होना था, वो अब एक स्पॉन्टेनियस, एक खुद ब खुद भड़की हुई क्रांति बन चुका था। इसके बाद अगले कुछ महीनों में जो हुआ, उसने ब्रिटिश राज की चूल्हे हिलाकर रख दी। ऐसा लगा जैसे पूरा देश विद्रोह की आग में धधक रहा हो। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये विद्रोह एक खुली जंग जैसा था। लोगों की भीड़ ने सरकारी राज के हर प्रतीक पर हमला बोल दिया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, पुलिस चौकियां हो या सरकारी दफ्तर। बंगाल के मेदिनीपुर में तो कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हैरान कर देता है। वहां लोगों ने अंग्रेजों को हटाकर अपनी खुद की जातीय सरकार यानी नेशनल गवर्नमेंट बना ली। ये एक पूरी पैरेलल सरकार थी जो लगभग 2 साल तक चली और ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती देती रही। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के सतारा में भी हुआ, जहां प्रति सरकार नाम से एक और ताकतवर समानांतर सरकार बनी। ये शायद सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। उनकी अपनी अदालतें थीं, जिन्हें जन अदालत कहते थे। और तो और तूफान दल नाम से उनका अपना एक हथियारबंद दस्ता भी था। और अगर हम शहरों की बात करें तो अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने महीनों तक ऐसी जबरदस्त हड़ताल की कि पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ गई। उनके इस जज्बे और हिम्मत को देखकर ही अहमदाबाद को भारत का स्टैलिनग्राड कहा जाने लगा था। अब इतने बड़े जन विद्रोह को अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से कुचला।
लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इसे पूरी तरह खत्म कर पाए? चलिए इस आंदोलन की विरासत को समझते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जैसे कड़े कानूनों के तहत उन्हें खुली छूट मिल गई। हजारों हजार गिरफ्तारियां हुईं, गांवों पर भारी जुर्माना लगाया गया और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। 1942 के खत्म होते होते सड़कों पर जो खुला विद्रोह था उसे तो दबा दिया गया, लेकिन आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज और छोटी-मोटी लड़ाइयां महीनों तक चलती रहीं। तो आखिर में इसका नतीजा क्या रहा? अगर हम तात्कालिक लक्ष्य की बात करें तो हाँ, ये आंदोलन तुरंत आज़ादी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म असर हुआ वो जबरदस्त था। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि अब हिंदुस्तान पर राज करना मुमकिन नहीं है। 1942 के बाद भारत की आज़ादी अब अगर का सवाल नहीं रही, वो सिर्फ कब का सवाल बन गई। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं कि भले ही भारत छोड़ो आंदोलन को उस वक्त एक नाकामयाबी की तरह देखा गया, लेकिन क्या असल में यही वो पल था जिसने ब्रिटिश राज की नींव को हमेशा हमेशा के लिए हिला दिया? क्या यही वो अधूरी क्रांति थी जिसने 5 साल बाद आने वाली पूरी आज़ादी का रास्ता तैयार किया? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत एक बड़ी हार के बाद ही मिलती है।